बच्चों, वेलकम टू बायो ब्रेन्स। और ये आज अपना पहला लेक्चर है। स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की यूनिट 1 से और पूरा क्लास 11 आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास 11 के बाद जैसे ही खत्म होता है क्लास 12 स्टार्ट करी जाएगी। और कुछ बातें मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो नीट के बच्चों के लिए रहेगा। और कोशिश ये करी जाएगी कि नीट में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना, मतलब आपके 360 में से 360 आए। अब बात ये आती है कि 360 आना एक टफ जॉब है और इसमें सिर्फ टीचर ही नहीं, बच्चे का भी पूरा योगदान, मान लो कि पूरा योगदान होना चाहिए बच्चे का। और अगर बच्चा अच्छी तरह प्रैक्टिस करता है और जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आपने पढ़ ली बायो और वैसे ही आपने अगर प्रैक्टिस कर ली बायो तो आपको 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 360 आ जाए ये थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है। अगर आपके 360 नहीं भी आ पाते हैं, अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, जो कि बहुत ही कम बच्चों के आएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इतनी मेहनत कर पाते हैं। अगर आप वो जज्बा रखते हैं और आपने मेहनत कर ली तो आप 360 पहुंच जाएंगे, नो डाउट। पर अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 340 या फिर 350 इन लेक्चर्स को देख के आपका नीट में 340 या 350 बायो में स्कोर आना पक्का है। उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय ऊपर वाले के। पर अगर आपने मेहनत कर ली तो वो भी आपका साथ देगा और आप 340-350 आराम से लेकर आ जाएंगे और आराम से आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये लेक्चर नीट 2022 वालों के लिए या फिर 23 वालों के लिए है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि 11th क्लास तो नीट में आती है और नीट तो दोनों ही देंगे, ये दोनों के लिए है। 2022 में जो नीट देगा बच्चा वो अभी 12th में होगा। अभी अगर वो 12th में है तो उसकी 11th हो सकता है वीक होगी, क्योंकि 11th अक्सर कोचिंग्स में 11th क्लास को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता और दिया जाता है, और जिस कोचिंग में दिया जा रहा है उसमें वो पढ़ाते हैं मॉड्यूल्स है। और मॉड्यूल्स में आप मान के चलिए 80% बातें आउट ऑफ एनसीईआरटी बातें होती है 80%, जो सिर्फ आपको समझने के लिए बनाई जाती है। वो 80% बातें भी वो लोग आपसे उनके टेस्ट पेपर में पूछेंगे। जैसे आप XYZ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लें, सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है XYZ। इन आप जानती हैं कौन सा है, तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स हैं इनमें 80% ऑफ द कंटेंट ऑफ द मॉड्यूल इज आउट ऑफ एनसीईआरटी एंड इज नॉट नीडेड फॉर नीट। If we keep current scenario of NEET paper and standard of NEET paper in our mind, that is why I am saying you just follow my lectures. It will be only NCERT based and give you a confidence when you are solving NEET paper and somewhat like NEET papers. If there are good test series available in the market which are who copy of NEET papers, then you will feel a confidence in yourself that yes, I am doing right. तो ये सारी बातें हैं कि आप मॉड्यूल्स को फॉलो ना करें। नए बच्चे हैं 11th के, मान लो आप 23 दे रहे हैं, 11th के नए बच्चे पता ही नहीं है क्या फॉलो करना है, पूरा मॉड्यूल उठा है, रट डाला, परेशान हो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, याद नहीं हो रहा, बायो से नफरत हो रही है, बायो पसंद नहीं आ रही। यही सब तो होता है, खासकर होता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में। टीचर इतना सारा फैला कर देते हैं और बस बच्चा समेट पर जाता है। तो अपने साथ ये सारी दिक्कतें तो नहीं आएगी। इन सारी दिक्कतों को तो आप मतलब हटा ही दीजिए कि ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसा तो आप सोचेंगे मत कि आउटसाइड नीट आपको कंटेंट मिलेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा है नहीं। अगर समझ ना भी आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें डाउट्स पूछिए, मैं आपका आंसर करूँगा। तो बिना टाइम गवाए जो मुझे बताना था वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बायो का चैप्टर 1। क्लास 11 की ऐसी बुक आपके पास होगी, जस्ट ऐसी बुक, सेम टू सेम ऐसी की बुक आपके पास होगी। यूनिट 1 से चालू करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहले पेज पे दोस्त मेरे, अगर अपन पहले पेज पे देखें तो पहले पेज पे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी समझने लायक नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात मैं आपको बताता हूँ, पर यह है कि लीव भी नहीं करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है ताकि पैसिव मेमोरी में छपा रहे। इसको आपको लीव नहीं करके जाना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पेज। अब बढ़ते हैं आगे। तो मेरे दोस्त, अगर अपन इस पेज पे पहुंच जाते हैं तो हर चैप्टर के हर यूनिट की स्टार्टिंग में एक ऑथर के बारे में दिया होता है कि इस ऑथर वाले पेज को आपको भूल से भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलें कि 10 नंबर का पेपर इससे आएगा। 10 नंबर का पेपर इससे आएगा, 8 भी नहीं बोल रहा हूँ, 10 बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि गलत होते हैं अधिकतर। तो 10 नंबर का पेपर इस ऑथर वाले, इसी ऑथर से नहीं, पूरे ऑथर 11-12 के ऑथर से मिला के आते हैं और आप इनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो अब यह है अर्नेस्ट मेयर। मैं आपको ट्रिक्स भी बता जाऊंगा कि कैसे कैसे आपको चीजें याद करनी है। अर्नेस्ट मेयर, इनका साल तो कोई भी नहीं पूछेगा, कब जन्मे कब मरे ये तो कोई नहीं पूछना है, ठीक है, ये नहीं याद करना। ये जो लिखा है बॉर्न ऑन 5 जुलाई नहीं याद करना है, ये सब याद करना है। ये द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। दोस्त आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये थे क्या, बायोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, क्या थे? तो दोस्त बायोलॉजी इज द आंसर, ये बायोलॉजिस्ट थे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी और छोटी छोटी बातों पर गौर करके आप आराम से 340-350 ला सकते हैं। तो आप याद रखें, ये अर्नेस्ट मेयर एक बायोलॉजिस्ट है, इस बात को आप भूलें ना, ठीक है। बायोलॉजिस्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, 100 सबसे कमाल के साइंटिस्टों में से एक है। ये आपको सबको याद ही रखनी है दोस्त। ये लाइन देखे पूछ लेंगे कौन है, बताओ कौन? अर्नेस्ट मेयर। मेयर जॉइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज 1953। ये सब आपको याद नहीं करना। इनको टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एंड मेटल्स, ये याद करके जाना है। ये सब
ऑर्निथोलॉजी ये सब इन्होंने करा। फिर इस पे आ जाए दोस्त, ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। Pioneered the currently accepted definition of biological species। ये पूछ सकते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज की जो अभी जो डेफिनेशन चल रही है वो किसने दी? वो दी अर्नेस्ट मेयर। 3 प्राइजेस अवार्डेड किया जाता है इनको, अवार्ड किया गया था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे दिया गया? अर्नेस्ट मेयर। बाल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। ये आपको याद रखना है। किसके नाम से याद रखोगे आप याद रखोगे ट्रिपल क्राउन के नाम से। और ये तीनों जो अवार्ड दिए गए इनको याद रख लेना है। और ये शताब्दी पुरुष थे दोस्त। क्या थे? शताब्दी पुरुष। जैसे आप करके आप कर सकते हैं कि एज ऑफ 100 में ये मर गए थे। अब आपने मेरा पहला पढ़ाया हुआ ये पैराग्राफ तो सुन लिया, अब तो सुनना ही नहीं था बस इसको। आप इसको आपकी एनसीईआरटी लेके बैठे, उसमें मार्क करते जाएं। कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, उसको हाथों हाथ वहाँ पे लिख लें। कोई बात जैसे मैंने इसमें हाईलाइट कर रखी है वैसे आप भी अपने उसमें हाईलाइट कर लें। और मैं बता रहा हूँ एक बात, मतलब आपको यूजफुल रहेगी आपके लिए, कि आप इसमें ही लिखे ना। बहुत ही हौच पौच हो जाता है एट द एंड, जब नीट के 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब उसका समय आएगा, तब आप इससे रिवाइज करने में आपके बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे, क्योंकि कुछ यहाँ लिखा है, कुछ यहाँ लिखा है, कुछ यहाँ लिखा है, कुछ यहाँ लिख दिया, नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसमें ही हाईलाइट कर लीजिए, या फिर एक और एनसीईआरटी खरीद लीजिए 11th की, जिसमें आप मन चाहे नोट्स बनाइए, जो करना है करिए, बस एनसीईआरटी में रखिएगा। फिर बाहर से एक और कॉपी रखनी आनी चाहिए 11th की, एक और एनसीईआरटी लेके उसमें भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब शानदार तरीका होता है रिवीजन के लिए, कि आपके पास 2 एनसीईआरटी हो। डिटेल जाना है तो दूसरे पे चल जाओ जिसमें आपने उसमें ही नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको डिटेल में नहीं जाना तो आप नॉर्मल इसी एनसीईआरटी से हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्त मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पहला जो है ये मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा इसी तरीके से। अगर आप चाह रहे हैं कि सर ऐसे ना पढ़ा के आप क्या करें, आप हाईलाइटेड से बता दें, मैंने भी तो हाईलाइट कर रखा है, बता दूं आपका हाईलाइटेड, उससे भी आपका काम हो जाएगा। पर दोस्त अगर अपन बात एक क्वेश्चन की कर रहे हैं तो फिर हाईलाइट वाला काम अपन नहीं कर सकते। अगर अपन बात 300 की कर रहे होते हैं तो मैं आपको ये पार्ट हाईलाइटेड वर्ड्स ही बता के 300 तक पहुंचा सकता हूँ, पर 300 की बात वही नहीं थी। अपन और आप फाइट कर रहे हैं 340 350 की, तो उसमें अपन ऐसा धोखा अपने आप को नहीं दे सकते कि साहब अपन ने हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लिए अपना काम हो गया। नहीं दोस्त, आपको हर एक लाइन, जैसे बायोलॉजिस्ट वाला पार्ट हाईलाइटिंग किया गया था, पर है ना इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन नीट में ऐसे आते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे, यहाँ पे वो दे दिया, ब्लैंक दे दिया, पूछ लिया बायोलॉजिस्ट है, केमिस्ट है, फिजिसिस्ट है, क्या करोगे आप? इसलिए आपको ऐसे वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आपको पकड़ पकड़ के ढूंढना होगा। अब ध्यान रखेंगे, अब इसको हाईलाइट कर लें, अगली बार जब पढ़ें तो अब ना भूलेंगे। और ये काम आपको फर्स्ट टाइम में करना ही होगा, नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत आएगी। आपके नंबर हमेशा 300 के आसपास ही अटके रहेंगे, आप एंड में परेशान घूमेंगे। आपके 340 350 एंड इवन 360 लाने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, वो कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा अगर आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट वो होता है दोस्त जो पिछले साल में आ चुका होता है। तो जो पिछले साल में आ चुका है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है इस साल के लिए। तो दोस्त वही तो चीज़ नहीं आएगी ना इस साल भी, अगर वही आएगी तो फिर नीट पेपर ही किस बात का। तो इस साल जो नीट 22 में आएगा वो नीट 23 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो नीट 23 में आएगा वो नीट 24 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो नीट 21 में आया है वो नीट 22 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टर्म तो बदलती रहती है, इंपॉर्टेंट लाइन भी बदलती रहती है। अपन को हर लाइन को एज इंपॉर्टेंट है यही मान के पढ़ाई करनी है। यही मान के अगर अपन पढ़ाई करेंगे तो मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके 340 350 लाने का जो सपना है वो सपना बिल्कुल भी नहीं, वो हकीकत नहीं बदलेगा। सपना रहने नहीं दूंगा, हकीकत में बदल के रख देंगे अपन, बस आप मेहनत करना।